इंदौर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आज सुबह नेहरू स्टेडियम में आयोजित मैराथन दौड़ के दौरान एक युवक धावक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। लक्ष्य से महज कुछ मीटर पहले युवक जमीन पर गिर पड़ा और तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दरअसल मृतक युवक की पहचान आर्यन तोड़ी के रूप में हुई, जो मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले थे। आर्यन ने इंदौर में आयोजित मैराथन दौड़ के लिए विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया था। दौड़ के दौरान जब वे अपने लक्ष्य से करीब 100 मीटर दूर थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद डॉक्टर भारत रावत ने तुरंत CPR दिया। इसके बाद आर्यन को तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें उखड़ चुकी थी। इस घटना के बाद मैराथन दौड़ आयोजन में मौजूद प्रतिभागियों और आयोजकों में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज इंदौर मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें 4 इवेंट थे, जिसमें कि एक 21 किलोमीटर का इवेंट था, एक 10 किलोमीटर का इवेंट था, एक 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का इवेंट था। इसमें लगभग सुबह 8 से सवा 8 के बीच की ये घटना है, जिसमें शिवाजी वाटिका से लेकर SBI बैंक के जो बीच में ये घटना हुई थी। एक जो मैराथन में जो पार्टिसिपेंट था, वो पूरी अपनी कंप्लीट करने के बाद बस 100-150 मीटर दूर कंप्लीट करने से रह गया था। तभी उसको एकदम अटैक आया, और जैसे ही अटैक आया तो पास में डॉक्टर थे, डॉक्टर ने उसको CPR लिया, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और उसको रवाना किया गया, लेकिन उसको हॉस्पिटल में डेथ घोषित कर दिया। जो मृतक है उसका नाम आर्यन है, 25 वर्ष उसकी उम्र है। यहाँ अपने मामा के साथ रहता है और इसके पिताजी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में उनकी पिताजी को सूचना दे दी गई है। मूल रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि कलकत्ता का रहने वाले हैं ये, और अभी फिलहाल फादर दिल्ली में रहते हैं और यहाँ ही अपने मामा के साथ रहता है। इनके पिता को दिल्ली में खबर कर दी गई है। थाना संयुक्तागंज में मर्ग कायम किया जाकर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या पता था अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि क्योंकि उम्र 25 वर्ष है और चूंकि पूछताछ की जा रही है, मर्ग जांच में आई हुई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 युवक और एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है, जिनके पास से चोरी के 13 वाहन जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान पुलिस ने एक वाहन चोर को पकड़ा था और उसी से पूछताछ के दौरान यहां और वाहन चोर उन्हीं के गिरोह के पकड़ाए हैं, जिसकी लिंक तलाशी जा रही है। DCP राजेश व्यास के मुताबिक तुकोगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों भारत न्यूजीलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। उसे दौरान कुछ वाहन चोरी हुए थे, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी हुए 4 वाहन बरामद किए गए थे। साथ ही अन्य जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मोहित उम्र 23 वर्षीय और उसका साथी प्रशांत उम्र 18 वर्षीय निवासी पंचम की फेल में रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके साथ में वारदात करने वाला एक नाबालिग युवक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। इससे कल 13 वाहन बरामद किए गए, जो कि विजयनगर MIG रोड थाने की बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पार्किंग में एक युवक 2 पहिया वाहन पर बैठा हुआ था। जब उससे पूछा गया वहां के संबंध में तो वह कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। गाड़ी के नंबर भी गलत गाड़ी पर लगवा रखे थे और इसी आधार पर उसे बारीकी से पूछताछ की तो वाहन चोरी का खुलासा हुआ। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना तुकोगंज में एक बुलेट चोरी हुई थी, जिस पर थाना तुकोगंज में ही अपराध कायम किया गया था। जब हमारे थाने की जो पुलिस है, ये जैसा आपको मालूम है, लगातार पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चालू किया गया है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान एक बुलेट जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, वो आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोका और जो वाहन चालक था उससे गाड़ी के पेपर और अन्य दस्तावेज पूछे गए, तो उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं होने के बारे में बताया गया। पुलिस ने फिर उसका जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर था, उससे उस गाड़ी की पहचान की गई और ये मालूम पड़ा कि इस गाड़ी की जो चेसिस नंबर है, इसी गाड़ी की FIR तुकोगंज थाने में हुई। पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की, उसको हिरासत में लेके, तो उसने फिर बताया कि ये गाड़ी उसने 2 दिसंबर को उठाई थी एक जगह से और बाद में फिर लगातार वो इसको चला रहा था। पुलिस को जब एहसास हुआ कि इसके पास में और भी गाड़ियाँ होगी, तो पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और बाद में मालूम पड़ा कि उसकी पूरा एक 3-4 साथियों का एक गिरोह है, जो तुकोगंज और संयुक्तागंज और विजयनगर और MG रोड जैसे क्षेत्रों में, जो बाज़ारी क्षेत्र है, यहाँ पर जाकर गाड़ियाँ उठाता है। पुलिस ने इसके साथ ही, इस व्यक्ति के साथ ही, पुलिस ने एक अन्य को गिरफ्तार किया और उससे भी पूछताछ की। उसके पास भी गाड़ियाँ मिली है। 2 और लोग हैं जो माइनर है। इस तरह पुलिस के पास में अभी 3 है और एक अभी फरार है। पुलिस को अभी तक कुल 13 वाहन मिले हैं
और सभी को इसकी सभी वाहनों की पहचान की जा रही है उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर से। और साथ ही इन वाहनों की चोरी के संबंध में जो भी एफआईआर हो रही है उनसे इन वाहनों को लिंक किया जा रहा है। पुलिस ने अभी तक जो पुलिस की जो ज्ञात हुआ है कि इसमें थाना विजयनगर, एमआईजी और एमजी रोड और संयोगितागंज जैसे थानों में एफआईआर है। इन जो वाहन इनसे हमें मिले हैं। एक चीज़ और प्रकाश में आई है कि ये जो चोर थे ये बड़े शातिर किस्म के हैं। जैसे मैंने बताया, मोहित जीनलाल पिता संतोष जीनवाल, ये जो है ये पंचम की फेल का है और इसके पूर्व के 4 अपराध है। इसी तरह प्रशांत मरमट है, इसके भी 3 अपराध है, ये भी पंचम की फेल का है। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक क्रिकेट मैच हुआ था, उस दौरान भी कुछ पार्किंग से कुछ चोरी हुई थी, वो गाड़ियाँ भी मिली है। पुलिस अभी भी इनका रिमांड ले रही है और आगे भी पूछताछ करेगी। ये चूँकि प्रकरण में एक चीज़ और समझ में आई कि ये लोग गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी परिवर्तित कर लिया करते थे, तो पुलिस ने चोरी की धारा के साथ साथ जो नंबर प्लेट बदलने की जो धाराएं होती है उसको भी प्रकरण में इंक्लूड किया है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की गिरोह को लंबे समय तक इनको इनकी जमानत ना होने दें और साथ ही इनके जो केस है हमारा स्ट्रॉन्ग बने और इनको सज़ा दिलवा पाए। इनके आरोपियों की एज क्या है सर? जी, आरोपियों की एज एक की 23 साल है, एक की 23 साल है और एक की 18 वर्ष है और 2 माइनर है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट से एक 12 वर्षीय बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया। दरअसल कल शाम से 12 वर्षीय बालक अली गुमशुदा था। परिजनों के साथ ही पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। कल रात को उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें अली साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही श्रीदेवी अपार्टमेंट में जाता हुआ भी अली दिखाई दिया था। पुलिस द्वारा पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली गई लेकिन अली कहीं नहीं मिला। लेकिन अली का खून से सना जैकेट अपार्टमेंट की छत पर जरूर मिला। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह पुलिस ने एक बार फिर अपार्टमेंट और उसके पास अली को ढूंढना शुरू किया। साथ ही अली को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। पुलिस ने एक बार फिर पूरे अपार्टमेंट की सघन तलाशी ली। पुलिस के इस तलाशी अभियान में एक शख्स उनके साथ अली को ढूंढने में लगा रहा। उसका नाम रेहान था, जो पुलिस को मदद के नाम पर गुमराह कर रहा था। आखिरकार पुलिस को रेहान पर शक हुआ और पुलिस ने रेहान से सख्ती से पूछताछ की, जिसने अली के बारे में जानकारी दी। रेहान जहां रह रहा था वहीं से पुलिस को अली का शव मिला। रेहान और उसके साथियों ने अली को मारकर पलंग के अंदर उसे रख कपड़े से ढक दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्चे का शव पलंग में रखने के बाद उसकी दादी को उसके ऊपर सुला दिया था। हालांकि रेहान ने अली को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और इस निर्मम हत्याकांड के पीछे की वजह को तलाशा जा रहा है। क्षेत्र की जनता के साथ ही पुलिस भी स्तब्ध है कि क्यों किसी इतने छोटे बच्चे की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। एक बच्चे का शव मिला है, रक्त रंजित हालत में मिला है। किसके फ्लैट से ये उसकी बॉडी बरामद हुई है? बच्चा का बयान है। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली है, कव्वाल हैं वो, और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था। तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की। तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको इस संदिग्ध लगाई हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन कौन लगते हैं और क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में क्यों अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया था यहाँ पर? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे,
और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी है उस पर ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा, क्या लिखा है, ये अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी? नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर के उसमें, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उनसे भी पूछताछ की। नशा बेचा जाता था इस प्लेट से? नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती, पुलिस को आज तक की ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। सर, ऐसी जानकारी और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे के कारोबार। आरोपी का बच्चे से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाप भी साथ में रहता था बच्चे? किनके? यहाँ पर फ्लैट में? नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था, मृतक एक गली छोड़ के उसका घर है। सर, यहाँ बचाव की आवाज़ भी आ रही थी, बताया जा रहा हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को। 112 पे किसी ने फ़ोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे। कैमरे में आते हुए ज़रूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चेंबर भी यहाँ के सारे दिखवाएं तो चेंबर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चेंबर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि या बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। जिस फ्लैट से लाश मिली उस फ्लैट में कितने लोग निवास करते थे? उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफ़ी बीमार है, वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। सर, सीसीटीवी भी सामने आया था बच्चे का, कहीं बाइक पर या साइकिल से जाते हुए का? उसके नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद में जाते हुए नहीं यहाँ से दिखा है। सर, क्या तांत्रिक क्रिया की आशंका दी? नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है। ये तो और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर निकले। परिजनों से आपकी चर्चा हुई, परिजनों का क्या कहना है कि विवाद था किसी तरह? नहीं, कोई विवाद, परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था। वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा सादा बच्चा था। कोई परिवार से विवाद वगैरह नहीं है? नहीं हुआ है, किसका ये बच्चा था, कब आखिरी बार देखा गया था? ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में ही रहता था। आफ्ताब कादरी कवाल साहब जो हैं, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एम्बॉय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज़ सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ की किसी महिला की आवाज़ आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था, प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक इस छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी की लेडीज़ और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था, और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ़ करके फेंक दिया जाता है ऐसा, और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज़ आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई, मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है, ये खजराना में भी उन्होंने कुछ वारदात की थी, इनके बड़े भाई ने। खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की है। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं, शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो, उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। शव किस स्थिति में मिला है? शव मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर सब। बुजुर्ग थी यहाँ पर, इसे बताया जा रहा है? बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुँह ओढ़ के लेटी हुई हैं। समीर भाई, क्या इसमें टोने टोटके की कोई आशंका, क्योंकि इनके भाई पहले भी इसी तरह टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं।
कार भी मिली है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है नीचे कि कार पे लिखा हुआ है हम नहीं मारना नहीं चाहते थे ऐसा। और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहाँ पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। बच्चे के माता पिता से किसी तरह की बात हुई है? बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव की आवाज़ें आई थी। बच्चे की कंडीशन किस? बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कोई धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। तांत्रिक क्रिया की भी सामान मिला है क्या? तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नज़र देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है। क्या नाम बताया? मैं मानव अधिकार क्राइम कंट्रोल का जिला सचिव समीर खान। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू में पूर्व छात्रों का 2 दिवसीय महाकुंभ का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में स्थित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1955 को हुई थी तथा महाविद्यालय भवन का उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 नवंबर 1959 को किया गया था, अपने गौरवशाली 71 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू तथा वेटरनरी कॉलेज महू एलुमनी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 31 जनवरी एवं 1 फरवरी को 2 दिवसीय पूर्व छात्र महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिसर को दुल्हन की तरह आकर्षक रूप से सजाया गया। दरअसल आपको बता दें कि समारोह में देश विदेश में कार्यरत इस महाविद्यालय के 300 से अधिक पूर्व छात्रों ने सहभागिता की। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर बीपी शुक्ला ने, मुख्य अतिथि डॉक्टर मनदीप शर्मा, कुलगुरु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, विशेष अतिथि डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा नई दिल्ली तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर PS पटेल, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं भोपाल का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात महाविद्यालय के कल और आज विषय पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे डॉक्टर संदीप नानावटी, डॉक्टर दीपक गांगिल, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव एवं डॉक्टर जितेंद्र यादव द्वारा तैयार किया गया था। अपने स्वागत भाषण में अधिष्ठाता डॉक्टर ब्रह्मा प्रकाश शुक्ला ने महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास एवं वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी तथा एलुमनी संगठन द्वारा दिए गए जा रहे सहयोग की सराहना की। विशेष अतिथि डॉक्टर PS पटेल ने कहा कि महाविद्यालय एवं विभाग संयुक्त रूप से पशुपालकों के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में स्वयं को इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र बताते हुए कहा कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व इसी संस्थान की देन है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा क्षेत्र आज सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और ये क्षेत्र किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्य अतिथि एवं कुलगुरु डॉक्टर मनदीप शर्मा ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय प्रदेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के सिद्धांत पर कार्य करने का आह्वान किया तथा पशुपालन को देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदीप नानावटी एवं डॉक्टर जयसी जोगी ने किया तथा आभार प्रदर्शन आयोजन सचिव डॉक्टर हेमंत कुमार मेहता ने किया। समारोह को सफल बनाने में महाविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। ये वेटनरी कॉलेज महू जो 70 साल से ये कार्य कर रहा है और जैसा आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था 1959 में। तो इस कॉलेज के पूर्व छात्रों को लेकर हमने एक यूनियन बनाया है जिनका नाम ही है महू वेटनरी कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन। और इस एलुमनाई एसोसिएशन का उद्देश्य ये है कि हम इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे ये सारे आपस में आके मिल सकें। आप देखेंगे कि कुछ US से भी एक डॉक्टर सुखकरण है, वो US से आए, कुछ 1965 के बैच के लोग भी आए जो इतने वयोवृद्ध हो गए हैं। तो जब ये लोग अपने पुराने साथियों से मिलते हैं तो उस खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती है।
और साथ में लोगों उनके मन में ये भाव जगाना कि जिस संस्था से हम पढ़ लिख के इतने बड़े पद पे पहुँचे हैं, अगर हम अपनी मात्र संस्था के लिए कुछ कर सकें तो कॉलेज का भी इसमें फ़ायदा होता है। और इस तरह से ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, कॉलेज का भी फ़ायदा होता है और उनको ये फ़ायदा है कि उनको संस्था में आने का, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है और भावनात्मक रूप से वो बहुत उनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। हम सारे युवा जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि इस एसोसिएशन को ज्वाइन करें और आप मेहनत करके जहाँ भी जो भी पहुँचते हैं, जिस भी पद पर पहुँचते हैं, ये ध्यान रखें कि ये कॉलेज आपकी माँ के समान है और जैसे बेटा अपनी माँ के लिए ऋणी होता है, आप अपनी संस्था के लिए जितना भी बन पड़े कुछ ना कुछ मदद किसी भी रूप में ज़रूर करना चाहिए। यही मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश शुक्ला, डीन अधिष्ठाता वेटनरी कॉलेज मॉल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो पूर्व छात्र हैं यहाँ आए, एक दूसरे के साथ कॉलेज में उनका क्या सहयोग हो सकता है। काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में मिलते हैं। तो पवित्र उद्देश्य है कि कॉलेज के एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका उनका सहयोग। नंबर 20 से कम मिलेंगे। उसके बच्चे आप इवनिंग में हमारी हम यही छात्र संदेश देना चाहते हैं कि जो महाविद्यालय में जो उद्देश्य है पशु चिकित्सा का, ये पवित्र काम है। मूक प्राणियों की गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा करना, किसानों को, गरीबों के, पशुपालकों के लिए काम करना और हमको अपने मूल जड़ जो कॉलेज है उसके जब कुछ बन जाए, जब कहीं हम अच्छे पद पर चले आए, उसका महाविद्यालय के लिए कुछ ना कुछ करना। जो विद्यार्थी आते हैं जिनके पास अभाव है, साधनहीन है, उनके लिए मदद करना, अच्छी लाइब्रेरी में कुछ दान करना और अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसे माननीय कुलपति महोदय ने कहा, मनदीप सर ने, कि जितना हम देते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ देना, केवल लेने की प्रवृत्ति नहीं, सोसाइटी में देने की प्रवृत्ति बने। इस उद्देश्य को लेकर हम सब इकट्ठे हुए और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के, देश के, विदेश के बहुत सारे एलुमनाई यहाँ हैं और ये हमारा दूसरा एलुमनाई मीट है, तो ये 2 दिन चलने वाला है। तो मैं मीडिया का, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसको करा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश शर्मा, प्रेसिडेंट वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एलुमनाई एसोसिएशन। देखिए, जब भी एलुमनाई किसी भी कॉलेज के, किसी भी विश्वविद्यालय के आपस में मिलते हैं, पहली बात तो यह है कि वो अपने पुराने समय को याद करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं और उसके साथ साथ ही वो एक दूसरे को जानते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो अपने कॉलेज के प्रांगण में आते हैं तो उनका मन करता है कि वो भी इस कॉलेज को कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ना केवल वो अपने प्रोफेशनली जो कर ही रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन, वो मॉनेटरी भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कुछ। और आपने देखा होगा पहले भी और इस बार भी एलुमनाई खुल करके यहाँ पे कुछ ना कुछ देने को भी आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रोफेशनली अभी 1-2 दिन आपस में चर्चाएं भी करेंगे और उसके साथ ही किस तरह से वेटरनरी कॉलेज का विकास हो, NDBSU का विकास हो, इसके आगे। मैं डॉक्टर मनदीप शर्मा हूँ, मैं कुलगुरु हूँ नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। बड़वानी न्यायालय द्वारा पूर्व एसडीएम को महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। आज शनिवार दोपहर 3 बजे अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला न्यायालय शिवपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा आर चंद्रवंशी द्वारा पारित अपने महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व एसडीएम बड़वानी एवं घटना के समय उज्जैन में पदस्थ अभय सिंह खरारी पिता भैरूलाल खराडी को अपराध का दोषी पाते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला न्यायालय बड़वानी। अभी कोर्ट में फैसला आया है, जेल में जो जेल के खिलाफ माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रेखा आर चंद्रवंशी मैडम द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व एसडीएम बड़वानी तथा घटना के समय उज्जैन में पदस्थ एसडीएम अभय सिंह खरारी को धारा 376 ग के तहत अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध करने के दोषी पाते हुए तथा धारा 323 के तहत 10 साल एवं 1 साल तथा 1 लाख रुपए तथा 1000 रुपए जुर्माने के सजा से दंडित किया है। घटना जो घटित हुई है
वर्ष 2016 से 2024 के बीच में अभियुक्त ने शिकायत करवाई थी कि आरोपी द्वारा उसके साथ लैंगिक अपराध किया गया है। बलात्कार के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आज फैसला सुनाया गया है। क्या फैसला है, किस तरह का फैसला? श्रीमान तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया रेखा आर चंद्रवंशी द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व एसडीएम बड़वानी तथा घटना के समय उज्जैन में पदस्थ एसडीएम अभय सिंह खराड़ी पिता बेरूलाल खराड़ी को उसके अधीनस्थ कर्मचारी के साथ में लैंगिक अपराध का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष के कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माना के दंड के तहत दंडित किया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अभियुक्तरी का जो कि अभियुक्त के अंतर्गत एक शासकीय कर्मचारी थी और अभियुक्त द्वारा उसका लगातार कम से कम 4 से 5 वर्षों तक लगातार उसका शारीरिक शोषण किया गया। शारीरिक शोषण के पश्चात अभियुक्त ने अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जिसके तहत उक्त प्रकरण दर्ज हुआ था। इस विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपने अधीनस्थ कर्मचारी के शारीरिक शोषण का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। किस तरह का फैसला है? ये फैसला एक उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं जो कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का शोषण करते हैं, जिसमें शारीरिक शोषण भी है शामिल है, और ऐसे लोगों के लिए एक सबब है। और ऐसे कर्मचारियों को जो करते हैं उनको खिलाफ एक न्यायालय का जो फैसला दिया गया है वो एक नज़ीर बन सकता है। अंजड़ थाना क्षेत्र में अपने घर में फांसी लगाकर विवाहिता ने दी जान, पुलिस ने शव बरामद कर करवाया पीएम। बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम उचावत निवासी महिला ने घर के पिछले हिस्से में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा जिसके शव का पीएम करवाकर शनिवार दोपहर 12 बजे के दरमियान परिजनों को सौंपा है। मृतका छन्नाबाई के पति बबलू पिता सुखलाल ने बताया कि वह ग्राम उचावत के स्कूल के पीछे रहता है और रोजाना की तरह काम पर चले गया था। सुबह परिजनों ने जिसे फांसी पर झूलते देख पुलिस को सूचना दी गई। वहीं इधर अंजड़ थाना प्रभारी आर चौहान पुलिस बल के साथ पहुंचे और मौका पंचनामा बना शव अंजड़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मृतका की एक संतान है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? बबलू। कहाँ रहते हो? उचावत। अभी ये फांसी लगाने की घटना हुई है, कौन है ये? मेरी औरत। क्या नाम है इनका? छन्नू। और बच्चे कितने आपके? एक ही है। कहाँ पे फांसी लगी इन्होंने? घर में। किन्होंने, किसने देखा इनको पहले? इनके घर वालों ने देखा। अच्छा। घर पे कौन कौन थे? मेरा भाई इतना रहता है, मैं तो काम पे चला गया था। अच्छा, कब की आज की घटना है? और आज सुबह की। तो फिर अभी कहाँ लाए हो इनको? अंजड़। पीएम करवाने के लिए। तो कोई विवाद हुआ था कि ऐसे अवसाद? नहीं, हम तो सब अच्छे रहते हैं, फोन पर झगड़ा चलता है, हम तो अच्छे थे। अच्छा, उचावत में कहाँ पे रहते हो? स्कूल के पीछे। अभी पीएम हो गए? मुरैना जिले में माफियाओं के आगे वन विभाग दिख रहा अपंग, या कहा जाए अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते अंधाधुंध की जा रही जंगलों की कटाई। वन विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। जंगलों से लकड़ी कटाई कर बस और ट्रकों से लगातार बाजारों में लाकर बेची जा रही है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आपको बता दें, ऐसे ही वीडियो कुछ समय पूर्व भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, तो कुछ समय के लिए लकड़ियों का निर्यात होना बंद हो गया था। वायरल वीडियो कहाँ का है ये तो स्पष्ट नहीं। वायरल वीडियो में साफ साफ ये दिख रहा है कि लकड़ी काट कर लाई जा रही है और बाजारों में बेची जा रही है। वहीं कैलारस और पहाड़गढ़ के अधिकारी और कर्मचारियों की बात की जाए तो कई सालों से एक ही जगह पदस्थ है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि इनकी मिलीभगत से ही जंगलों को कटवाया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, वहीं कैलारस और पहाड़गढ़ के वनकर्मी प्रधानमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। रिश्वतखोरों के चलते जब रक्षक ही बन जाए भक्षक,
तो न्याय की उम्मीद करना बेकार है। अब देखना होगा मुरैना जिले के वन विभाग के अधिकारियों की नींद खुलेगी या ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे और जंगलों की कटाई होती रहेगी। शहर क्राइम चैनल वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। नागदा के भारत कॉमर्स विद्यालय द्वारा विगत दिनों कुछ बच्चों के बाल प्रिंसिपल केबी गुप्ता ने बच्चों को पिछले कई दिनों से बार बार बाल कटवाने के लिए कहा जा रहा था, परंतु बच्चों और उनके पालकों द्वारा इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर प्रिंसिपल गुप्ता ने बच्चों के बालों को स्कूल में काट दिए। कुछ बच्चों के पालकों ने इसका विरोध किया तो कई पालकों ने इसे अच्छा कदम बताया। वहीं प्रिंसिपल गुप्ता ने हमारे संवाददाता से चर्चा कर सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा बच्चों को डिसिप्लिन के तहत हमने बच्चों को बाल कटवाने हेतु बताया गया था। इस बात को बच्चों ने गंभीरता से नहीं लिया गया तो हमने ये कदम उठाया। मैं इससे पहले नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल रह चुका हूँ। वहाँ बच्चों को डिसिप्लिन से रहने और पढ़ने की सीख दी जाती है। हमारा मकसद ये है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबरों से पास हो। हमारा सिर्फ यही मकसद है। विद्यालय द्वारा एक मामला आया था कि बच्चों के कुछ बच्चों के बाल काटे गए थे, क्या मामला था सर पूरा ये? हाँ, ये मामला आया है। ये मैं बच्चों को बराबर रोज 15 दिन से लगातार बोलता हूँ, बेटे बाल कटवा के आइए, बाल कटवा के आइए। बेटा आज संडे हो गया, आज जो छुट्टी है, बुधवार है, आज शुक्रवार है, बेटे बाल कटवाइए। बच्चे आते ही नहीं थे, बड़ी समझाया, फिर भी थोड़ा। अब मैंने एक दिन मुझे आया थोड़ा सा, मैं चलो बच्चों के थोड़े थोड़े बाल काटें, तो थोड़े थोड़े में बाल काटे, कोई ज़्यादा नहीं काटा। ये तो लोगों का असंतोष जो दिखा रहे हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लोग दिखा रहे हैं, कोई पेरेंट्स नहीं दिखा रहा। पेरेंट्स सारे खुश हैं, हमारे अशोक कॉलोनी के पेरेंट्स सारे खुश हैं। हमारे बच्चे अपने घर में जाके बोल रहे हैं नहीं सर ने अच्छा किया, कम से कम ये बाल कट गए अनुशासन में। मेरा उद्देश्य केवल बच्चों को अनुशासन में रखना है, इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छे नागरिक बनाना है, समाज में अपना नाम रोशन करें। अब आपको पता है मैं पहले नवोदय विद्यालय में था, आपके नागदा में 12 साल प्राचार्य के रूप में रहा हूँ। मैंने अनुशासन में रखा, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब बच्चे मेरे अनुशासन में रहे। मैंने जो सही काम किया वही किया ज़िंदगी में, गलत कोई काम मैंने आज तक कोई काम गलत किया ही नहीं है। केवल समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए जो भी ये बाल का जो मुद्दा चला रहे हैं लोग, कुछ असंतुष्ट लोग, वो है केवल, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। सर बात करें अनुशासन की तो कुछ दिन पहले एक आपके वीडियो भी वायरल हुए थे जहां आप ना बच्चों की जो शिकायत लेके घर घर पहुंचे थे, उनसे मिले भी थे, उनको कोई पालकों को शिकायत भी करके जो बच्चों की जो कंडीशन है उनके बारे में बताया भी था। तो उसके बारे में भी ये था कि पेरेंट होगा वो रिप्लाई आया था कि सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जनता का भी कोई आपको समर्थन मिला था? निश्चित रूप से मैं 4 शिक्षकों को लेके, और शिक्षक भी हमारी सुरक्षा से गए, मतलब अपने आप गए, चले मतलब बच्चों के यहाँ जाना है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे आ नहीं रहे या बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो उनके लिए उनके परिवार में घर घर गए हम लोग 5 शिक्षक लोग। और समाज के जो हमारे पालक थे, पालकों ने हमें बहुत सहयोग किया और उन बच्चों में आज बहुत अंतर आया। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी पूंजी है हमारी। तो बच्चों में बहुत अंतर आ रहा है पढ़ाई में, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसके बाद से आपने सर कॉपियाँ भी चेक करी बच्चों की, घर घर जाके कॉपियाँ भी मंगवाई, वहाँ पे उनके पालकों को जो मतलब सामने उनके दिखाया कि आप बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कि जो कई बच्चों को तो होमवर्क भी नहीं मिले थे उसमें। हाँ, ये इसीलिए तो हम गए, क्यों बच्चे काम नहीं करते, आते नहीं है, घर से चलते हैं, स्कूल जा रहे हैं, बीच में गायब, समय पर वापस पहुँच जाते हैं। ऐसे कई प्रकरण हैं, इसीलिए मैंने सारा ये किया है। और अभी मैंने परीक्षा के बच्चों के प्री बोर्ड के लिए, जो 10वीं 10वीं 12वीं, इनके लिए प्री बोर्ड कराए, 2 बार प्री बोर्ड करा चुका हूँ, अभी तीसरी बार और कराऊंगा परीक्षा से 1 बार पहले, जिससे बच्चों को मुझे रिजल्ट 100% चाहिए। और मुझे
नागदा शहर में प्रथम स्थान पर आना चाहिए मेरे बच्चों का रहे। तो कहीं ना कहीं से कई लोगों को ये लग रहा है कि बहुत सर बहुत सख्त हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली दिखाते हैं, मतलब इस तरह से। नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना चाहता हूँ, बच्चों का उत्थान चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं बिल्कुल सहज हूँ। मेरे पास तो कोई भी आ जाए, मैं सबका हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। धन्यवाद सर। संत शिरोमणि रविदास जयंती पर धार में भव्य शोभा यात्रा विशेष वक्की में विराजमान रही संत रविदास की तस्वीर। धार में संत शिरोमणि रविदास की जन्म जयंती के अवसर पर रविवार को धार शहर में आस्था, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बस स्टैंड स्थित संत रविदास के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शोभा यात्रा के विशेष आकर्षण संत रविदास की भव्य तस्वीर रही, जिसे विशेष रूप से सुसज्जित बग्घी में विराजमान किया गया था। फूलों आकर्षक सजावट से सजी बग्घी पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ होकर पट्टा चौपाटी, हाजी बाजार, राजवाड़ा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते बस स्टैंड पहुंचकर संपन्न हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बैंड बाजों पर बज रहे संत रविदास के भजनों पर समाज जन भक्ति भाव से नाच दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ समय के लिए धार विधायक नीना वर्मा भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। रविदास समाज के पूनम चंद फकीरा, अमन फकीरा ने बताया कि संत रविदास की जयंती प्रतिवर्ष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के विचारों, समानता, प्रेम और मानवता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। संत शिरोमणि रविदास भक्ति आंदोलन के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जाति पाति, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया। उनका सपना एक ऐसा समाज था जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनका प्रसिद्ध संदेश मन चंगा तो कटौती में गंगा आज भी लोगों के सच्चे आचरण और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। शोभा यात्रा के माध्यम से संत रविदास के इन्हीं विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पूरा शहर भक्ति, उल्लास और सामाजिक एकता के रंग में रंगा नजर आया। आज रविदास समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक? रविदास जयंती की शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है, इस वर्ष भी निकली है। पट्टा चौपाटी गई है, पूरे पट्टा चौपाटी, लालचा दरवाजा, राजवाड़ा होते हुए वापिस बस स्टैंड। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए थे? मुख्य अतिथि नीना वर्मा जी आए थे। अच्छा, शोभा यात्रा के अलावा क्या क्या कार्यक्रम आए थे? शोभा यात्रा के अलावा चलिए एक भंडारा रखा था, सभी जनों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। धार के अलावा आसपास के गांव से लोग आए? हाँ, आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोगों ने आए थे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? क्या संदेश दिया यात्रा ने? गुरु जी के दो उनके उल्लेख है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, क्या छोटा क्या बड़ा रविदास रहे प्रसन्न। और एक और है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका नाम है? अमन फकीरा। आज जो रविदास समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई रविदास जयंती पर, कहाँ से कहाँ तक निकाली शोभा यात्रा? संत गुरु रविदास महाराज की जय। धार बस स्टैंड से रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई, प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे शहर में जगह जगह स्वागत हुआ समाज, अन्य समाज द्वारा, और वापस बस स्टैंड पे समापन हुआ। अच्छा, विधायक भी शोभा यात्रा में शामिल हुए थे क्या? हाँ, विधायक जी यहाँ पे मंदिर पर आकर आरती में सम्मिलित हुए। अच्छा, शोभा यात्रा में समाज के लोगों को क्या संदेश दिया? शोभा यात्रा में संदेश यही है, जैसे गुरु महाराज ने बोला, ऐसा चाहूँ राज जहाँ सबको मिले अन्न, छोटा बड़ा सब समाए, रविदास रहे पसंद। आपका नाम? मेरा नाम है पूनम चंद फकीरा, इस रविदास जयंती का आयोजक हूँ। खरगोन जिले झिरनिया थाना क्षेत्र के रूफाटा गांव में गर्म पानी के टब में गिरने से 3 साल की मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर में नहलाने के लिए टब में गर्म पानी रखा गया था। मां ठंडा पानी लाने गई थी। इस दौरान खेलते खेलते मासूम टब में जा गिरी। गर्म पानी से बुरी तरह झुलसने पर परिजन उसे झिरनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से इंदौर रेफर किया गया, लेकिन इंदौर ले जाते समय मासूम ने दम तोड़ दिया। मृतक बालिका दिव्यांशी, पिता कमल, उम्र 3 वर्ष बताई जा रही है। घटना के बाद मारीना सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।